नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र एनडीए में बगावत की, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की, देखेंगे नीतीश को मिले इंडिया गठबंधन से न्योते को, ईवीएम पर घिरी मोदी सरकार को, जानेंगे झारखंड चुनाव से पहले मुश्किल में फंसी बीजेपी को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्रीनगर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सरकार बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला के नाम का किया समर्थन। 12 अक्टूबर को एलजी के सामने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे उमर। 15 अक्टूबर को सैनी सरकार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। कर्नाटक सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के लिए जारी किया फरमान, कन्नड़ झंडा फहराना अनिवार्य। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 230 अंकों की गिरावट के साथ 81,381 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 34 अंकों की गिरावट के साथ 24,964 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में चुनाव के ऐलान से पहले ही एनडीए टूट जाएगा। महाराष्ट्र एनडीए यानी महायुति में घमासान मचा हुआ है। अजीत पवार के तेवरों से साफ हो गया है कि वो नाराज हैं। एक दिन पहले ही वो कैबिनेट की बैठक छोड़कर चले गए थे। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अजीत पर तीखा तंज कसा गया था, जिसके बाद साफ हो गया है कि महायुति में दरार चौड़ी हो चुकी है। और अब इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र एनडीए में मचा घमासान अब सड़क पर आ चुका है। एक दिन पहले अजीत पवार मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल गए। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन अजीत की नाराजगी सबसे बड़ी खबर बन गई है। इस बीच मीडिया ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया तो उन्होंने अजीत पवार पर तंज कसते हुए कहा कि अभी मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, बाद में जवाब दूंगा और मैं सीएम को बताकर जा रहा हूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि मैं नाराज होकर गया हूं। दरअसल अजीत पवार की नाराजगी को सीट बंटवारे से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे में बीजेपी अजीत पवार की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिख रही है। हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत के बाद से ही राज्य में बीजेपी अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने में जुट गई है। एक तरफ से अजीत पवार को साफ संकेत दे दिए हैं कि सीट बंटवारे में उनकी ज्यादा नहीं सुनी जाएगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अजीत गुट को 35 सीटों का ऑफर दिया गया है, जिससे अजीत पवार नाराज हैं और वो गठबंधन से बाहर निकलने का मौका तलाश रहे हैं। इससे पहले खबर आ रही थी कि महायुति में 241 सीटों पर सहमति बन गई है, जबकि 47 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, और जिन सीटों पर पेच फंसा है उनमें से अधिकांश अजीत पवार के दावेदारी वाली सीटें ही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में घमासान छिड़ा हुआ है, तो महायुति में चल रहे टकराव के बीच शिंदे सरकार तेजी से फैसले ले रही है, और इन फैसलों की तेजी बता रही है कि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से चुनाव की तारीखों को लेकर बहुत बड़े संकेत मिले हैं। तो कब हो रहा है चुनावों का ऐलान, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान कब होगा, इस सवाल से पर्दा उठने वाला है। महाराष्ट्र सरकार चुनावों को लेकर बड़े फैसले लेने में जुटी हुई है। एकनाथ शिंदे की सरकार अक्टूबर महीने के 10 दिनों में 12 से 51 फैसले ले चुकी है। इन फैसलों से जुड़ी फाइलों पर सीएम शिंदे साइन कर चुके हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं। 10 दिन में 132 फैसले महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिए हैं, और अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट की चुनाव के बाद ही बैठक होगी। इस बीच शिवसेना के दोनों ही गुटों की तरफ से दशहरा को होने वाली रैली की तैयारियां की जा रही हैं। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही गुट अलग अलग रैली करेंगे और चुनाव को लेकर अपनी ताकत दिखाएंगे। इस रैली के बाद यानी 13 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान हो सकता है। एनडीए नेताओं ने कहा कि 13 अक्टूबर को चुनावों का ऐलान हो जाएगा। अगर 13 को नहीं हुआ तो फिर 14 को ये तय है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में वोटिंग पूरी कर ली जाएगी और नतीजे 24 नवंबर के आसपास आएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। अब इंतजार 13 अक्टूबर का है, जिस दिन चुनाव आयोग महाराष्ट्र और इसके साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान करेगा। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 सीटों पर 2-2 चरण में वोटिंग हो सकती है। वैसे चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों ने एक राउंड में वोटिंग कराने की अपील की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चा तेज है, तो वहीं चर्चा का विषय इस वक्त जेपी नारायण की जयंती पर छिड़ी सियासी जंग की भी हो रही है। जेपी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी एनआईसी जाने वाले थे। उससे पहले ही इस केंद्र को सील कर दिया गया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट।
यूपी सरकार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोक दिया। अखिलेश घर के बाहर ही नहीं निकल सके, इसके लिए घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, तार बिछाए गए और बैरिकेडिंग भी की गई, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच यूपी पुलिस के बड़े अफसर अखिलेश के घर पहुंचे। अखिलेश के घर के बाहर जेपी की मूर्ति लाई गई। विरोध प्रदर्शन के बीच अखिलेश ने घर के बाहर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हम जयप्रकाश नारायण की जयंती हर साल मनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज सरकार हमें रोक रही है, माल्यार्पण नहीं करने दे रही है। सरकार क्या छुपाना चाहती है? जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो इमारत बनाई गई है उसे इसलिए ढका गया है क्योंकि उसके पीछे साजिश है। साजिश ये है कि वो उसे बेचना चाहते हैं। ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? हालांकि अखिलेश को रोकने के पीछे यूपी सरकार ने तर्क दिया कि बारिश के चलते जेपीएनआईसी में जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। वहीं अखिलेश ने कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसे दिखाई भी नहीं दे रहा है। सही मायने में ये एक विनाशकारी सरकार है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जेडीयू चीफ नीतीश कुमार से अपील की कि वो केंद्र की बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। ऐसे में सियासत गर्म आ गई है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, जिससे यूपी की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो सवाल ईवीएम पर भी उठ रहे हैं। ईवीएम को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार पर हमलावर हो गए हैं। ऐसे में विपक्ष ने बड़ा बयान दिया है, जो कि चर्चा का विषय बन गया है। तो क्या कहा विपक्ष ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान किया है। इसके बाद से विपक्ष ने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। विपक्ष ने ईवीएम के खिलाफ जमीन पर उतरकर विरोध जताने का मन बना लिया है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार पर हमलावर हो गए। इन सब के बीच अब संजय राउत का बयान भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने तो खुलकर कह दिया है कि चुनाव आयोग सबको धोखा देता है। क्या देखेंगे, यही तो सही है। 0.6% वोट भाजपा को ज्यादा गिरे, ओनली 0.6, एक 1% भी नहीं है। और उनकी 30 सीटें ज्यादा, 30 सीटों में उनको फायदा हो गया है। 0.6 में 30 सीट कैसे ज्यादा उनको जिता सकते हैं? गड़बड़ तो है। राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिए है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग तो सबको चुना लगाते हैं। जनता ने सोचना चाहिए हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं होने देंगे। ईवीएम के खिलाफ अब बड़े आंदोलन की तैयारी हो गई है। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इंडिया गठबंधन ने एक सुर में ऐलान कर दिया है कि अब ईवीएम के सहारे से चुनाव में हो रही धांधली को नहीं होने देंगे। बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ अब नहीं चलने देंगे। यानी विपक्ष के तेवर देखकर अब बीजेपी भी टेंशन में नजर आ रही है। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सवालों ने मोदी सरकार को टेंशन में डाल दिया है, तो एनडीए के सहयोगी दल भी उसकी टेंशन बढ़ाने की तैयारी में है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तो क्या ऐलान किया जीतन राम मांझी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड और महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही है। एनडीए के सहयोगी लगातार अपने लिए सीट की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने झारखंड की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी HAM झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि हम एनडीए का हिस्सा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में जो भी व्यवस्था झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर होगी, उसका पालन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अभी हमने हाल में ही चतरा में बैठक की और वहां पर हमने ऐलान किया कि 10 सीट पर हम लड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम एनडीए में हैं, इसलिए चर्चा चल रही है कि जो सीट हमें मिलेगी उस सीट पर लड़ेंगे। अगर हमें सीट नहीं मिलेगी फिर भी हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें सीट मिले या नहीं मिले, लेकिन ये तय है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। ऐसे में विपक्ष ने दावा करना शुरू कर दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी ने पहले ही अपने सहयोगियों को साफ साफ कह दिया है कि पार्टी झारखंड में जेडीयू और आजसू के अलावा किसी और के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि क्या हम झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को झटका देने की तैयारी में हैं। मांझी बीजेपी के साथ खेल करने की तैयारी में है, तो मध्य प्रदेश बीजेपी में खेला हो गया है। बीजेपी विधायक ने ही अपनी सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए हैं।
बीजेपी विधायक का दावा है कि सरकार हमारी है लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है, न पुलिस में और न ही प्रशासन में एफआईआर तक दर्ज नहीं करा पाते हैं। ऐसी विधायकी का करेंगे क्या? यही नहीं, बीजेपी विधायक ने अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सागर जिले से बीजेपी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही पटेरिया ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि विधायक पटेरिया एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए केसली थाना पहुंचे थे, लेकिन पुलिस कार्यप्रणाली देखकर वो नाराज हो गए। भाजपा विधायक ने थाना प्रभारी से पीएम रिपोर्ट सौंपने के बदले रिश्वत मांगने वाले डॉक्टर दीपक दुबे पर एफआईआर की मांग की, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद पटेरिया थाने पर ही धरने पर बैठ गए और थाने में ही अपने लेटर हेड पर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा लिख भेजा। पूरे मामले को लेकर ब्रिज बिहारी पटेरिया का बयान भी सामने आया है। विधायक पटेरिया का कहना है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है और अगर सत्ता दल के विधायक को न्याय के लिए धरना देना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई और बात नहीं हो सकती। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे विधायकी नहीं करनी, क्योंकि मैं अपना पेट भरने के लिए विधायक नहीं बना। मैं गरीबों की आवाज उठाने के लिए विधायक बना हूँ, जनता की बात करने के लिए विधायक बना हूँ। इस मामले पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब राज्य में बीजेपी विधायक की ही सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर आम जनता इस सरकार से क्या उम्मीद करेगी। बीजेपी अपने ही विधायक के आरोपों से घिरती दिखाई दे रही है, तो वक्फ बिल को लेकर भी सरकार घिरती जा रही है। संसद में पेश वक्फ संशोधन बिल फिलहाल जेपीसी के पास है, जिसकी अगली बैठक की तारीख सामने आ चुकी है। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। वहीं इस बैठक में जमीयत उलमा हिंद सहित और भी कई संगठनों और लोगों को बुलाया गया है। तो कौन है वो संगठन और क्या है जेपीसी की बैठक की तारीख, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। संसद में पेश वक्फ बिल फिलहाल जेपीसी के हवाले है, जिसकी अगली मीटिंग 14 और 15 अक्टूबर को होनी है। इसके लिए 14 अक्टूबर को मीटिंग के पहले सत्र में जमीयत उलेमाए हिंद को बिल पर अपनी राय रखने के लिए बुलावा भेजा गया है। वहीं दूसरे सत्र में 3 वकीलों विष्णु शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय और वीरेंद्र इचल करंजीकार को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। तो वहीं मीटिंग के दूसरे सत्र यानी 15 अक्टूबर को जेपीसी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है। बता दें कि संसद में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के भारी विरोध की वजह से वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेज दिया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। बताते चले कि जेपीसी में कुल 31 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 21 मेंबर लोकसभा के और 10 मेंबर राज्यसभा से हैं। इस मामले में जेपीसी के पास अब तक ईमेल के जरिए लगभग 84 लाख सुझाव आ चुके हैं। अब देखना होगा कि 14 और 15 अक्टूबर की इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। यूपी में अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से हावी होना चाहते हैं। वो पहचान गए हैं कि साइकिल की रफ्तार क्या है, इसलिए साइकिल को वो अब घर में कैद कर देना चाहते हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में यानी कि चुनाव के बाद में यूपी की सड़कों पर साइकिल दिखाई देगी या वही बुलडोजर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।